है क्या, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं, हमने पढ़ा कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करी, कब उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को माना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को मानने के बाद हमने किस तरीके से असेंबली बनाई, क्या जो हम उन्होंने हमारे को एक कैबिनेट मिशन प्लान दिया था, क्या था वो प्लान, उसके फीचर क्या थे, हम किस तरीके से सीटों का एलोकेशन था, किस तरीके से इलेक्शन हुए, सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। साथ साथ हमने यही पढ़ा था कौन हमारे प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को, और इस वीडियो में आई होप कि हम अपना जो ये वाला चैप्टर है पूरा कवर कर ले। ठीक है, जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है मैं वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट लिए, सारे पॉइंट हम यहाँ कवर नहीं करेंगे क्योंकि सारे आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर इट्स फॉर्म, the Constituent Assembly declare its firm solemnly to resolve, proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for future governance a constitution। ठीक है, तो देखो क्या कहना चाहती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जिम्मेदारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम है कि कैसे वो इंडिया को रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट और सोवरेन बनाए और इसकी फ्यूचर गवर्नेंस के लिए क्या करे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ये किसकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जिम्मेदारी है। ओके, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट क्या है, टेरिटरी दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, टेरिटरी दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, नो गलती से लिखते नाउ, the territory that now comprise British India, territory that now form the Indian state and such another part of India। ठीक है, देखो क्या, वो टेरिटरी जो ब्रिटिश इंडिया का है, ठीक है, और इंडियन स्टेट मिलकर बना रही है, और अनदर पार्ट ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड ऑफ इंडिया, अनदर पार्ट ऑफ इंडिया जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, एंड द स्टेट as well as other territory are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई देखो क्या, जो इंडिया है, जो इंडिया है, जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी है वो, इंडियन स्टेट है वो, प्रिंसली स्टेट है वो, या जो आउटसाइड पार्ट है इंडिया का, जैसे अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट है लेकिन आउटसाइड है, ठीक है वो, और जो भी अदर टेरिटरी इंडिया को ज्वाइन करना चाहती है, एक सोवरेन इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है, इंडिया उन सबका क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। ठीक है, उन सबको मिलाकर क्या बनेगा, एक इंडिया बनेगा। ठीक है, वेयर ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एट कंस्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर ड्राइव फ्रॉम द पीपल। क्या कहना चाहता है, ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया को जितनी भी पावर मिलने वाली है, जितनी भी अथॉरिटी मिलने वाली है, या इसके पार्ट जो इंडिया के पार्ट है उनको जो भी पावर मिलने वाली है, जो भी अथॉरिटी मिलने वाली है, वो सब कहां से आएगी, ड्राइव फ्रॉम द पीपल्स। कहां से आएगी, लोगों से आएगी। मतलब जितनी भी पावर मिलेगी वो सब किससे मिलेगी, लोगों से मिलेगी। कैसे, सरकार बनेगी, कौन चुनेगा, उनको लोग चुनेंगे, है ना। ये सारी पावर कहां से आएगी, लोगों से ही आएगी। सिक्योर एंड गारंटी इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम। ठीक है, हर पर्सन को, इंडिया के हर सिटीजन को क्या चीजें, क्या सिक्योरिटी दी जा रही है, क्या गारंटी दी जा रही है, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम, कि भाई सबको इक्वालिटी मिलेगी, सबको जस्टिस मिलेगी और सभी को हर चीज की फ्रीडम मिलेगी। जैसा कि आप देखोगे भी फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ोगे कि ये सारी चीजें आपको मिल रही है। ठीक है, सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटी, बैकवर्ड, ट्राइबल एरिया एंड डिप्रेस्ड। ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो भी माइनॉरिटी है, जो बैकवर्ड है, जो डिप्रेस है, ठीक है, ये ट्राइबल एरिया, सभी को क्या दिया जाएगा, एक सेफगार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, सभी के फ्यूचर को स्टेबल किया जाएगा, सभी को एक प्रॉपर तरीके से लाइफ दी जाएगी। ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, और इसको अडॉप्ट हमने कब करा था, 22 जनवरी 1947। कब हमने इसको अडॉप्ट करा था, 22 जनवरी 1947 को हमने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, देखो, चेंज बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट से क्या चेंजेस आए।
देखो 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान, ठीक है, माउंट बैटन प्लान आया, ठीक है, और जिसने सब बदल दिया। माउंट बैटन प्लान ने किसको एक्सेप्टेंस दे दी? पार्टीशन को। किसको एक्सेप्टेंस दे दी? पार्टीशन को। इसने कहा भाई पार्टीशन जो होगा, पार्टीशन होगा, ठीक है। जब इसने पार्टीशन को एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद क्या हुआ? जो मेंबर थे प्रिंसली स्टेट के, ठीक है, जो मेंबर थे प्रिंसली स्टेट के, जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने फटाफट अपनी सीटें असेंबली में लेना शुरू कर दी। वो असेंबली में आने लग गए। साथ ही साथ मुस्लिम लीग मेंबर, साथ ही साथ क्या हुआ? मुस्लिम लीग मेंबर ऑल्सो ज्वाइन, ठीक है। अब मुस्लिम लीग के वो मेंबर जो इंडिया में रहना चाहते थे, जो इंडिया के साथ थे, जो चाहते थे कि वो इंडिया में ही रहे, उन्होंने भी असेंबली ज्वाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जो चेंज बाय जो इंडिपेंडेंट एक्ट था, उससे 3 चेंजेस आए, ठीक है, 3 मेजर चेंजेस हमारे उसमें। वो क्या थे? द एक्ट एम्पावर द असेंबली टू एब्रोगेट अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, ठीक है। तो देखो क्या था, इस एक्ट ने असेंबली को एक पावर दे दी कि भाई इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के लिए, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया कोई भी एक्ट है, चाहे कोई भी एक्ट हो, आप उसको बदल सकते हो, खत्म कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। किसके रिलेशन में? इंडिया के रिलेशन में, इंडिपेंडेंट इंडिया के रिलेशन में। अगर आप चाहते हो आजाद इंडिया के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और आपको लगता है कोई एक्ट जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम अपने साथ रख सकते हैं, तो आप उसे ले भी सकते हो। और आपको लगता है कोई एक्ट हमारे लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आप उसे हटा भी सकते हो। ये पावर किसको मिल गई? असेंबली को मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या था कि हमारी जो इंडिया थी आज़ाद हो गई थी 1947 में, ठीक है, 1947 में आज़ाद हो गया था हमारा देश, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में। और हमारे देश में फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था? फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951 में। तब तक क्या हमारे देश को रन कराने के लिए कोई रूल और रेगुलेशन की जरूरत नहीं थी? ठीक, बिल्कुल थी, है ना। तो क्या उन रूल रेगुलेशन को बनाने के लिए क्या हमें इलेक्शन करा लेनी चाहिए? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से आएगी, बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी, है ना। तो हमारे पास कोई इतनी सुविधा नहीं थी कि हम इलेक्शन करा पाए ना, हम इतना आगे बढ़े थे अभी, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमारी असेंबली थी, जो हमारी असेंबली थी, इसी को हमने 2 फंक्शन अलाइन कर दिए। कितने फंक्शन दे दिए? 2 फंक्शन। कितने फंक्शन दे दिए? 2 फंक्शन असाइन टू असेंबली। हमने असेंबली को ही 2 फंक्शन असाइन कर दिए। पहला क्या? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली का काम था क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। दूसरा क्या? इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ। देश को चलाने के लिए जो भी लॉ बनाने अभी, वो भी कौन बना रहा था? यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रही थी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे क्या नाम है फ्रीडम, फ्री इंडिया की, आजाद इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पार्लियामेंट, ठीक है, क्या है? फर्स्ट पार्लियामेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पहली पार्लियामेंट थी इंडिया की, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या ये दोनों काम सेम बॉडी करेगी? तो नहीं। अगर हम सेम बॉडी, जो बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ बना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर रही है, ड्राफ्ट कर रही है, अगर उसी बॉडी को हम ऑर्डिनरी लॉ भी बनाने कहेंगे तो उसके दिमाग में खिचपिच नहीं हो जाएगी क्या? उस पर भी काम करना है, इस पर भी काम करना है। दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम। दैट्स व्हाई हमने 2 डिफरेंट बॉडी बनाई। सॉरी, हमने क्या करा? 2 डिफरेंट बॉडी बनाई। एक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी उसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरा इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ, जो इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ को इनेक्ट करने वाली बॉडी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे जीवी मालवणकर, ठीक है। वो क्या थे? ऑर्डिनरी लॉ की बॉडी के चेयरमैन थे। ये दोनों काम सेपरेट डे पे होते थे। अगर कभी ये लॉ बन रहा तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क नहीं होगा, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क होगा उस दिन ऑर्डिनरी लॉ पे कोई कार्य
नहीं होगा। ठीक है, और ये कब तक चला, ये 26 नवंबर 1949 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ था तब तक ये दोनों चीजें चल रही थी, एक साथ चल रही थी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मेजर चेंज है वो क्या था, मुस्लिम लीग मेंबर विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब देखो पार्टीशन की तो बात हो ही चुकी थी, माउंटबेटन प्लान से इंडिया के तो पार्टीशन हो ही चुके थे, तो हमने क्या करा, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे उनको विड्रॉ कर दिया इंडिया से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली से। क्यों, क्योंकि वो तो इंडिया में रहना नहीं चाहते थे, सिर्फ उन्हीं मेंबर को विड्रॉ कराया जो इंडिया में नहीं रहना चाहते थे। तो अब सोचो, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि भाई जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 389 थे टोटल स्ट्रेंथ, उसमें से ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट था उसके कितने थे, प्रिंसली स्टेट के कितने थे, मुस्लिम लीग के कितने थे, उन नंबर्स में भी तो चेंज आया होगा ना, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सॉरी, ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी 389, जो डिक्रीज होकर कितनी हो गई 299, किसकी, असेंबली की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया की, ओरिजिनल स्ट्रेंथ 296 थी, डिक्रीज होने के बाद कितनी बच गई 229। प्रिंसली स्टेट 93 मेंबर थे, जो कि कितने बचे 70, क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया था, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, ये था चेंज बाय इंडिपेंडेंट एक्ट 3 में। जो अभी हमने पढ़ा उसके अलावा भी कुछ और भी फंक्शन होते हैं एक कमेटी के, जो और कार्य कमेटियों करने पड़ते थे। पहला का इंडियाज मेंबरशिप फॉर द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ठीक है, कमेटी ने इंडियाज की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए मई 1949 में फिक्स कराई। उसके बाद क्या, अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। जुलाई 22 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा। ठीक है, और साथ ही साथ जनवरी 24 1950 को हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट करा। कब करा था, जनवरी 24 1950 में हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को साथ में अडॉप्ट करा था। उसके बाद जब इलेक्शन, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, उसके बाद ऑन जनवरी 24 1950, ठीक है 24 जनवरी 1950 को हमने अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखो इस असेंबली ने टोटल 11 सेशन करे। ठीक है, असेंबली ने टोटल 11 सेशन करे, 11 बार मीटिंग, 11 टाइम मीटिंग्स करी, जो कि इसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिनों में जाके हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। और इसके अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ वो था 64 लाख 64 लाख रुपीज टोटल खर्च हुए थे। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी, सॉरी 64 लाख रुपीज टोटल खर्च हुए थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो काम था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि अभी तक हमारी कंट्री में इलेक्शन नहीं हुआ था। हमने पहले जनरल इलेक्शन कब कराया था, 1951 और 1952 में। तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एज अ पार्लियामेंट की तरह वर्क करा। ठीक है, कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो ये कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मेजर कमेटीज है, जिनको एक बार आपको देख लेना चाहिए। वैसे तो इतनी खास इंपॉर्टेंट है, पर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और स्टेट कमेटी, ये तीनों कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। बुक में ये अलग ऑर्डर में होंगे, मैंने नाम के हिसाब से ताकि आपको पढ़ने में आसान रहे एक साथ कर दिया। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और स्टेट कमेटी, तीनों के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हेडेड सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसको आप आगे पढ़ोगे, क्या है, इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसके हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आपकी फोर्थ कमेटी है, कौन सी, 6th कमेटी, एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स, माइनर ट्राइबल एरियाज एक्सेट्रा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए एडवाइस देना, माइनर ट्राइबल एरिया के लिए एडवाइस देने के लिए कमेटी बनाई, जिसका नाम था एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, आपकी नेक्स्ट कमेटी है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, जो हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसमें से हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को सेट किया गया था कब, 29 अगस्त 1947 में। ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 में हुआ था। और उसको टास्क दिया गया क्या, प्रिपेयर ड्राफ्ट फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। उसका काम क्या था, ड्राफ्ट प्रिपेयर करना फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कुछ 5, 6, 7 मेंबर थे,
जो थे, जिनमें सबसे पहले आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो क्या थे, चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन। ये क्या थे? चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। सेकंड थे एन गोपाल स्वामी अय्यनागर, एन गोपाल स्वामी अय्यनागर। थर्ड थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। फोर्थ है डॉक्टर के मुंशी। पांचवे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे एन माधव राव। ये क्या थे? मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसमें से पांचवें और छठे मेंबर्स को बाद में रिप्लेस कर दिया गया था ड्यू टू इलनेस, ठीक है। जो बीमार थे और एक की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनको रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर करा और पब्लिश करा कब? फरवरी 1948 में, ठीक है। एंड उसके बाद उस ड्राफ्ट पे डिस्कशन करने में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ड्राफ्ट में डिस्कशन करने में, लोगों की बातों को सुनने में, ड्राफ्ट के अंदर चीज़ों को बदलने में, उसको पूरी बातचीत करने में टोटल कितना समय लग गया? 8 मंथ लग गया। कितना टाइम लग गया? 8 मंथ लग गया। उसके बाद कमेटी ने अपना दूसरा ड्राफ्ट तैयार करा कब तक? अक्टूबर 1948 तक। अक्टूबर 1948 तक आते आते कमेटी ने अपना दूसरा ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हमारा अगला टॉपिक है इनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो जब कमेटी ने अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया, जब कमेटी ने अपने सारे ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिए, फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिए, उसमें डिस्कशन हो गया, तब कमेटी ने अपना फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट करा कब? 4 नवंबर 1948 को। जब कमेटी ने अपना फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट करा, जिसमें फर्स्ट रीडिंग हुई, वो था जनरल डिस्कशन। मतलब सिर्फ जनरली उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसको पढ़ा गया, उसको बताया गया, लोगों को जनरल डिस्कशन हुआ कि भाई ये हमारा फाइनल ड्राफ्ट है, अब हमें इसी पे काम करना है और इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। कब प्रपोज किया गया? 4 नवंबर 1948 को। जनरल डिस्कशन इसमें चला कितने दिनों तक? 5 डेज तक इसके ऊपर जनरल डिस्कशन चला। उसके बाद इसके ऊपर सेकंड रीडिंग हुई। सेकंड रीडिंग कैसे, किस तरीके से हुई? क्लोज बाय क्लोज, मतलब हर एक आर्टिकल के एक क्लोज को पढ़कर लोगों को समझाया गया, जितने भी लोग थे वहां उनको बताया गया, हर एक की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया कि क्यों ये हमने डाला, किस वजह से डाला, किस लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर 1948 को और एंड हुआ कब? 17 अक्टूबर 1949 को। तो सेकंड रीडिंग जो स्टार्ट कब हुई थी? 15 नवंबर 1948 को और एंड कब हुई? 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करी गई, लोगों को बताया गया कि भाई लगभग 7653 अमेंडमेंट इसके अंदर दी गई, लेकिन एक्चुअली में डिस्कशन कितने पे हुआ असेंबली के अंदर? 2473 के ऊपर लगभग अप्रोक्स 2500 कह लो या अप्रोक्स 2400 अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन असेंबली के अंदर हुआ। देखो सेकंड रीडिंग में लगभग जो समय था वो 11 to 12 मंथ का तो लग ही गया था अप्रोक्स टाइम, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीडिंग हुई। थर्ड रीडिंग के साथ मोशन मूव करा गया, जिसके बेस पे हम इस क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने वाले थे, ठीक है। तो ये मोशन कब मूव करा गया? 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 को हमने थर्ड रीडिंग करी और एक मोशन मूव करा कि भाई देखो अब ये हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हमारा ये आखिरी डिस्कशन है, अब कितने लोग सहमत है इसको पास कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? डिक्लेयर कर दिया गया एज अ पास कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डिक्लेयर कर दिया? पास डिक्लेयर कर दिया कि भाई हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 299 मेंबर थे, लेकिन दैट डे जो प्रेजेंट थे असेंबली में वो कितने थे? 284, और इन्हीं मेंबर्स ने साइन करा था किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। 284 मेंबर के साइन है, ठीक है। अच्छा, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करा तो उसके अंदर इनिशियली 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, जो इनिशियली 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। अब प्रेजेंट में कितने आर्टिकल है और कितने शेड्यूल है ये आप मुझे कमेंट करके आंसर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में लाया गया? 26 जनवरी 1950। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को ही फोर्स में लिया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद ही हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल स्टार्टिंग के कुछ जो बेसिक चीज़ें थी जैसे फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी, ये सारी चीज़ें हमने तभी से यूज़ में लाना शुरू कर दिया था। लेकिन मेजर पार्ट जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो हमने कब से यूज़ करना शुरू किया था? 26 जनवरी 1950 को। अब तो एक सवाल आता है कि हमने 26 जनवरी 1950 को ही अपना संविधान जो अपना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको
क्यों अडॉप्ट करा, इसका भी इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि 1930 में फर्स्ट टाइम जब 1930 में हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी, वो दिन कौन सा था, 26 जनवरी 1930 था। दैट्स वाई हमने 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ मेजर चैलेंजेस, कुछ मेजर क्रिटिज्म जो हमें मिले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मेजर क्रिटिज्म जानने को मिले, उसको हम पढ़ेंगे आगे। चलो तो अब हम पढ़ लेते हैं कुछ क्रिटिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिले। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला है नॉट आ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, जो क्रिटिक्स देने वाले थे उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर और डायरेक्ट पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं किए गए हैं। ठीक है, बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसलिए क्या है ये एक नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। लेकिन देखो अगर हम बात करें किसकी कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से इलेक्शन करना वो उस समय हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं था। ठीक है, नॉट अ सॉवरिन बॉडी। इन्होंने कहा, भाई जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सॉवरिन बॉडी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी वो किस बेस में बनाई थी, ब्रिटिश के प्रपोज के बेस में। हमने ब्रिटिश ने हमें प्रपोज करा था कि भाई ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकते हो, तब हमने बनाई थी। कभी हमने खुद से पहल नहीं करी कि हाँ हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना रहे, जिससे हमें क्रिटिक्स मिला। तीसरा, टाइम कंज्यूमिंग, कि भाई देखो क्रिटिक्स ने कहा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए। वहीं अगर उसने इसको कंपेयर करा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि भाई जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने केवल 4 मंथ में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया था और हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। वही हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर नजरुद्दीन अहमद ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी तुलना करी ड्रिफ्टिंग कमेटी से। उसको एक नया नाम दिया ड्रिफ्टिंग कमेटी से, एकदम मतलब रेंग रेंग के चल रही, बहुत स्लोली चलने वाली है। ठीक है, चौथा क्रिटिक्स मिला डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। क्या कहना चाहते हैं भाई, क्रिटिक्स ने कहा कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके अंदर सबसे ज्यादा मेंबर किसके हैं, कांग्रेस के हैं। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं या वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। पांचवा, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेंट। ठीक है, देखो इनका कहना क्या था कि वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा पूरा किसके द्वारा बनाया गया, लॉयर पॉलिटिशियन के द्वारा बनाया गया है, जिनकी लैंग्वेज जो थी वो लोकल लोगों को समझ में आना बहुत मुश्किल था। और हमने ज़्यादातर ऐसे लोगों को पार्ट भी नहीं दिया जो कि चीज़ों को जानते नहीं थे। हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जो लॉयर थे, जो पॉलिटिशियन थे, जो फेमस पर्सनैलिटी थे, केवल उन्हीं लोगों को पार्ट दिया, जिसके वजह में क्रिटिक्स मिला। छठा क्रिटिक्स मिला डोमिनेटेड बाय हिंदू, कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लोग थे वो क्या थे, जनरल उसके थे, हिंदू थे। इसलिए हमारे को क्रिटिक्स मिला कि वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक उसके द्वारा बनाया गया, रीजनल पार्टी को एक उसके धर्म रिलीजियस के वजह से बनाया गया, हिंदू के वजह से बनाया गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्रिटिक्स मिले। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि हमने एलिफेंट एज अ सिंबल अडॉप्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। क्या सिंबल अडॉप्ट करा? एलिफेंट। दूसरा, सर बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे वो कौन थे, सर बी.एन. राव। तीसरा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रचयाता। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन करा गया था किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रचयाता। ठीक है, चौथा, ओरिजिनल वर्जन ब्यूटीफुल एंड डेकोरेट बाय नंदलाल बोस। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल वर्जन था उसको डेकोरेट करके सुंदर बनाया गया किसके द्वारा, नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो।